स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विजेता 2.0 में। आज के वीडियो में हम लोग भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि उनका चुनाव कैसे होता है, उनकी जो शक्तियां क्या क्या है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो के स्टार्ट। पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में समझते हैं। देखिए, राष्ट्रपति जो होता है, भारत का राष्ट्रपति, वो देश का प्रथम नागरिक होता है। हमारे यहाँ का राष्ट्रपति जो होता है देश का प्रथम नागरिक होता है। इसकी चर्चा किस में है? तो संविधान के भाग 5 में 52 से लेकर आगे तक इसकी जो है चर्चा हो जाती है। आपका 61, 62, 72 बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद है जिसमें कि राष्ट्रपति की चर्चा एक एक करके है। सारी चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि भारत में राष्ट्रपति देश का औपचारिक मतलब नाम मात्र के लिए, यानी कि किसी भी फाइल में जो फाइनल सिग्नेचर होगा वो राष्ट्रपति ही करेंगे। जब कोई भी बिल, कोई भी विधेयक जो होता है वो संसद से पास होने के बाद अगर राष्ट्रपति साइन नहीं करते तो किसी काम का नहीं रह जाता, यानी फाइनल सिग्नेचर जो होगा वो राष्ट्रपति महोदय ही करेंगे। लेकिन वास्तविक शक्तियां जो होती है वो पीएम के पास होती है, यानी कि जो कुछ भी करेंगे वो पीएम के सलाह पर करेंगे। तो औपचारिक शक्तियां राष्ट्रपति के पास, लेकिन वास्तविक शक्तियां किनके पास? तो पीएम के पास होती है। क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का जो पद है वो ब्रिटेन से लिया गया, क्योंकि ब्रिटेन की रानी जो होती है उसका अधिकार और भारत के राष्ट्रपति का अधिकार मिलता है। तो राष्ट्रपति का जो पद है वो ब्रिटेन से लिया गया है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ठीक है, उनकी कार्यपालिका शक्तियाँ। तो उनकी कार्यपालिका शक्तियाँ बहुत सारी हो जाती है। हम सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। जैसे कि पहला आप समझ लीजिए कि राष्ट्रपति जो होते हैं किसी भी फाइल पे जो होते हैं वो फाइनल सिग्नेचर करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं। साथ ही राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं कि वो नियुक्ति करते हैं। तो किनकी नियुक्ति करते हैं? जैसे प्रधानमंत्री हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, आपके अटॉर्नी जनरल हो गया, गवर्नर हो गए, कैग हो गए, आपके ह्यूमन राइट प्रेसिडेंट हो गए, बहुत सारे हैं। तो इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। अब बात करते हैं कि उनकी विधायी शक्तियाँ क्या क्या हो जाती है। तो देखिए, सुप्रीम SC ST या किसी एरिया को, यानी SC ST के कानून बनाना, ये राष्ट्रपति महोदय उनकी विधायी शक्तियाँ हो गया। और 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में और 12 जो है राज्यसभा में मनोनीत वो कर सकते हैं। अब एंग्लो इंडियन तो हट गया है, तो जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे। ठीक है, अभी भी राज्यसभा में वो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। उसके साथ ही संसद में अभिभाषण लोकसभा में प्रथम सत्र के शुरुआत में वो देते हैं, निर्वाचन के बाद जो होता है वो देते हैं। ठीक है, उसके बाद ही बात कर लेते हैं कि और क्या क्या अधिकार है उनको। तो देखिए, विधेयक का हस्ताक्षर यानी कानून बनाने का हक, दोनों सदनों में अगर गतिरोध हो जाता है, मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो अनुच्छेद 111 के तहत वो ज्वाइंट मीटिंग को जो है 108 के तहत वो ज्वाइंट मीटिंग को वो बुला सकते हैं। 108 अनुच्छेद 108 के तहत वो ज्वाइंट मीटिंग को बुलाते हैं। ठीक है, और सदनों को वो क्या करते हैं? गतिरोध होने पर उनका आह्वान करते हैं, सत्रावसान और करते हैं, आहूत करते हैं। ठीक है, यानी कि उनको बुलाते हैं, स्थगित कर देते हैं सदनों को। उसके बाद समझते हैं कि उनका वित्तीय अधिकार क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स, उनका वित्तीय अधिकार जैसे कि बजट प्रस्तुत करने का हक हो गया, लेकिन वो करते खुद नहीं है, अपनी जगह किसी मंत्री को भेज देते हैं, जैसे कि वित्त मंत्री। सामान्यतः जो देखा जाता है वो वित्त मंत्री। इसकी चर्चा किस में है? अनुच्छेद 112। बजट की चर्चा अनुच्छेद 112 में है। क्वेश्चन आता है, तो अपनी जगह मंत्री, सामान्यतः वित्त मंत्री से जो है वो बजट जो है पेश करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति की और क्या क्या शक्तियां हैं। जैसे उनके पास राजनीतिक शक्तियां हैं। ठीक है, विदेशी राजदूत जो होते हैं वो राष्ट्रपति के समक्ष, यानी किसी देश के जो राजदूत होते हैं वो राष्ट्रपति के समक्ष अपना आकर जो परिचय देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी सैन्य शक्ति होगी, यानी राष्ट्रपति जो होता है तीनों सेना का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तीनों सेना का अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो राष्ट्रपति तीनों सेना के अध्यक्ष हो जाते हैं। अच्छा, कोई भी युद्ध की घोषणा या उसकी समाप्ति की घोषणा कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं कि हाँ, युद्ध होगा और युद्ध समाप्त होगा, इसकी घोषणा राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। ठीक है, उसके साथ ही आपको परमाणु हमला, यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सुरक्षा सलाहकार, थल सेना अध्यक्ष, ये सब जो मिलकर है, जो ये परमाणु हमले की जब बात आती है तो इनसे ही जो इनके सहमति से पॉसिबल हो पाता है।
उसके बाद बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति का विवेकाधिकार अधिकार। तो राष्ट्रपति का जो विवेकाधिकार होता है, जब लोकसभा में त्रिशंकु के किसी को पीएम बनाना होता है, तो त्रिशंकु सरकार बनानी होती है, तो उस समय क्या होता है कि राष्ट्रपति किसी एक को वहाँ पे अपनी विवेक के अनुसार जो होते हैं वहाँ पे पीएम बना देते हैं। फिर उनका जो है इलेक्शन होता है और 30 दिन के बाद उनका जो इलेक्शन होता है और दोबारा चुनाव का आदेश देती है, लेकिन अपने विवेक के अनुसार वो किसी को जो है प्रधानमंत्री बना सकते हैं त्रिशंकु होने पर। साथ ही विशेषाधिकार क्या होता है, देखिए जब तक वो राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे तो उन पे जो है वो क्रिमिनल मुकदमा नहीं चल सकता है। उन पे जो है जैसे क्रिमिनल मुकदमा क्या हो गया, जैसे आपका रेप हो गया, मर्डर हो गया, डकैत हो गया, अपहरण हो गया, तो ये मुकदमा नहीं चल सकता। उन पे सिर्फ जो है वो दीवानी मुकदमा यानी कि घर जमीन ये सब का से रिलेटेड जो बातें हैं उन पे चल सकती है। क्रिमिनल मुकदमा जब तक वो पद पर होते हैं उन पर नहीं चलता है। साथ ही उनके साथ आपात की शक्तियां हैं। अब अच्छे से जाते होंगे कि अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात जो है वो अनुच्छेद 352, आपका राजकीय आपात 356, ठीक है, वित्तीय आपात 360। तो ये सारे आपात उनको लगाने का हटाने का अधिकार किनको है, सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को है कि इन सारे आपात को वो लगा सकते हैं और वो हटा सकते हैं। साथ ही राष्ट्रपति को जो है वो क्षमादान की शक्ति है, ठीक है, क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को है कि अगर किसी को फांसी की सजा हो गई तो राष्ट्रपति महोदय जो है उस सजा को कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। साथ ही उनको सजा को कम करने का अधिकार है, तो उस सजा को रोकने का भी अधिकार है। तो बहुत सारे अधिकार ऐसे हैं जो राष्ट्रपति महोदय भारत के राष्ट्रपति को है, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी कार्यपालिका शक्ति। तो हो गया, हमने बहुत ही संक्षेप में समझने की कोशिश की है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और आपके जो हो गए विधानमंडल में विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके निर्वाचन में भाग लेते हैं, ठीक है। विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं क्योंकि सारे राज्यों में विधान परिषद तो है नहीं। तो अगर उनका चुनाव में विधान परिषद के सदस्य भाग लेंगे तो कहीं ना कहीं भेदभाव हो जाएगा, जहाँ के हैं वहाँ के उनको चुनेंगे और जो नहीं है वो नहीं चुन पाएंगे। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य उनको जो है भाग लेते हैं, ठीक है। साथ ही आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो उम्मीदवार होते हैं उनके आरबीआई के पास 15,000 रुपये जमानत राशि, सिक्योरिटी मनी जो होता है वो जमा करना पड़ता है, देना पड़ता है, ठीक है। और ये 15,000 रुपये बड़ी बात नहीं होती है, तो उनको आरबीआई को 15,000 रुपया देना पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि उनका कोटा, उनको जो है जीतने के लिए आधे से ज़्यादा वोट चाहिए होता है, ठीक है। राष्ट्रपति महोदय को जीतने के लिए आधे से ज़्यादा वोट चाहिए होता है। अब बात करते हैं कि उनका कार्यकाल कितना होता है। तो वैसे तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, वो 5 वर्ष तक अपने पद पर जो बने रहेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका इलेक्शन होता है, चुनाव होता है। लेकिन अगर वो चाहे तो इससे पहले वो त्यागपत्र दे सकते हैं, उन्हें महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, या अगर आकस्मिक उनकी जो मृत्यु हो गई किसी भी कारण से वो पद से हट सकते हैं। लेकिन उनका कार्यकाल कितने समय तक होता है, तो 5 वर्ष तक उनका कार्यकाल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 57 यानी पुनर्निर्वाचन के पात्रता। तो एक राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचन जो है उनका हो सकता है, एक ही राष्ट्रपति 2 बार चुने जा सकते हैं, ठीक है। अब तक ऐसा एक ही बार हुआ है जब एक राष्ट्रपति 2 बार चुने गए हमारे भारत में, तो वो राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, जब उनको 2 बार चुना गया। उसके बाद बात करते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए, उनकी उम्र जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, लाभ के पद पर ना हो, यानी कि लाभ के पद का मतलब कोई सरकारी नौकरी पर ना हो। अगर वो लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य हैं, गवर्नर हैं, तो वो खड़े हो सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के बनने के बाद उनको जो है पहले ही उनको त्यागपत्र देना पड़ता है। लेकिन अगर आप सरकारी नौकर होते हैं, यानी कि सरकारी नौकरी आप कर रहे होते हैं, तो आप पहले वहाँ से रिज़ाइन देंगे, फिर जो है आप राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए आप खड़े होते हैं। लेकिन अगर आप लोकसभा, राज्यसभा या गवर्नर हो जाते हैं तो आप चुनाव जीतने के बाद आप जो है वो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि दशाएं क्या होती है, जिनकी अनुच्छेद 59 में जिसकी चर्चा है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहली बात कि आप पागल ना हो, आप दिवालिया ना हो, आप भारत के ही नागरिक को पहले ही बता दिया। तो इस तरह से आपकी जो है कुछ शर्तें होती है, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं कि राष्ट्रपति महोदय को शपथ कौन दिलाता है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति महोदय को जो शपथ है वो हमारे चीफ जज ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जज ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जज होते हैं वो राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाते हैं। अच्छा, अगर वो नहीं रहेंगे तो उनको शपथ कौन दिलाएगा? तो अगर वो नहीं रहते हैं तो उनके अनुपस्थिति में जो बाकी जज होते हैं, जो बाकी 30 जज होते हैं, वो उनको शपथ दिला देंगे। उनमें से कोई ना कोई तो होगा, तो वो उनको जो है राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि महाभियोग। तो अनुच्छेद जो है 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो महाभियोग में जो होता है वो लोकसभा, राज्यसभा और जो आपके 12 जो राज्यसभा में जो 12 मनोनीत सदस्य वो करते हैं वो भाग लेंगे, लेकिन चुनाव में भाग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? कि अगर आप चुनाव में भाग लेते हैं तो आप उन्हें ही चुनेंगे कि जो आपको जिस राष्ट्रपति ने आपको चुना है आप वोट उन्हें ही देंगे। तो वो क्या करते हैं ना कि चुनाव में उनके मनोनीत सदस्य जो है वो भाग नहीं लेते हैं। लेकिन महाभियोग की अगर बात आती है तो उनके मनोनीत सदस्य जो है उसमें भाग लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो लोकसभा या राज्यसभा कोई भी ला सकता है, ठीक है। महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा कोई भी ला सकता है, लेकिन 1/4 भाग जो है यानी 25% भाग जिस सदन से एक आप महाभियोग लाए हैं उस सदन में पास होना चाहिए, ठीक है। और इसकी जो होती है सूचना राष्ट्रपति महोदय को 14 दिन पहले इसकी लिखित सूचना दे दी जाती है। जब ये दूसरे सदन में जाता है, जब महाभियोग का जो ये प्रस्ताव जो है वो कि हम आप पे महाभियोग लगा रहे हैं, वो 1/4 यानी 25% वोट से पास हो जाता है। फिर जब दोनों सदनों में वो 66% यानी कि 1/3 वोट से जब वो 2/3 वोट से जब वो पारित हो जाता है, तो दोनों सदनों में 2/3 वोट से पारित होना जरूरी है। अगर एक भी सदन में 2/3 बहुमत से पारित नहीं होता है तो राष्ट्रपति महोदय पद पर बने रहेंगे। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित हो जाने पर राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग लगेगा। तो भारत में अभी तक एक बार भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया है, ठीक है। और चुनाव में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक उनको चाहिए होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त हो जाना। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनसे क्या होता है कि राष्ट्रपति का पद जो रिक्त हो सकता है। अगर उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई किसी भी कारण से, तो अगर राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाता है तो पद उनका जो है वो 6 महीने के अंदर जो उनका जो स्थान है वो भरना आवश्यक होता है। अगर राष्ट्रपति महोदय नहीं रहते हैं तो उनके स्थान पे उपराष्ट्रपति, अगर वो नहीं रहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जज होते हैं वो, अगर वो नहीं होते तो बाकी के जो हो जाते हैं वो, यानी उनका जो पद है वो कभी खाली नहीं रहेगा, ठीक है। राष्ट्रपति का पद कभी जो है वो खाली नहीं रहेगा और जल्दी से जल्दी उनका जो है चुनाव करा करके उस पद को भरना हो सकता है। बहुत सारे कारण हो सकती है, जैसे अगर कार्यकाल समाप्त हो गया तो उनका, अगर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो उनकी मृत्यु हो गई तो महाभियोग लग गया, तो अगर चुनाव ही अवैध रूप से उनका हो गया। अच्छा, एक चीज़ और समझते हैं कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव अवैध रूप से होता है तो उनका जो है उनके द्वारा जो किए गए काम होते हैं वो वैध होगा या अवैध? तो फ्रेंड्स, उनके द्वारा जो भी किए गए काम होते हैं वो वैध होगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो होते हैं वो खुद से नहीं, पहले ही मैंने बताया कि औपचारिक प्रधान होते हैं, प्रमुख होते हैं, औपचारिक होते हैं, यानी कि वो जो कुछ भी करेंगे वो मंत्रिमंडल के सलाह पर करते हैं। तो उनके द्वारा जो किया गया कार्य है वो अवैध नहीं होगा, वो वैध ही होगा, ठीक है। तो इन सारे कारणों से जो राष्ट्रपति महोदय है जो है राष्ट्रपति का पद जो है वो जो रिक्त हो जाता है तो उनको भरना आवश्यक हो जाता है। और राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति में मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में बता दिया कि उनकी विधायी शक्ति क्या है, उनकी वित्तीय शक्ति, उनकी राजनीतिक शक्ति क्या है, ठीक है, उनका विवेकाधिकार शक्ति क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको अनुच्छेद 53 में ही धीरे धीरे छोटी छोटी सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करते हैं। तो जैसे आपके प्रधानमंत्री हो गए, इनके बारे में भी मैंने ऊपर में आपको सारी चीज़ के बारे में कर, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी में जो मुख्यमंत्री होते हैं, वित्त आयोग होता है, राजभाषा आयोग हो गया, तो इनकी नियुक्ति जो होते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो इन सारी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन कौन रहते हैं? तो प्रसाद पर्यंत यानी राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक अपने पद पर कौन बने रहते हैं? तो राज्यपाल हो गया, भारत का महान्यायवादी हो गया, वो प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का जो वेतन होता है फ्रेंड्स, उनका जो वेतन होता है वो भारत की संचित निधि से मिलता है, ठीक है। तो उनके साथ ही क्या होता है, उन्हें मुफ्त आवास मिलता है। उनका जो भवन है वो राष्ट्रपति भवन जो है वो रायसेना की पहाड़ी में है, ठीक है।
तो उनका जो वेतन हो जाता है वो भारत की संचित निधि से मिलता है, वो कभी बंद नहीं होता है, वो आपातकाल की स्थिति में जो होता है तब भी बंद नहीं होता है। और सारे जो टैक्स से फ्री उनका वेतन होता है, उनकी सैलरी 5 लाख रुपए होती है, तो उनके सारे जो टैक्स होते हैं उनसे फ्री उनका जो वेतन, राष्ट्रपति महोदय का वेतन हो जाता है। अच्छा, राष्ट्रपति के लिए अगर निर्वाचन से अगर कोई मैटर आ जाता है कि उनका चुनाव जो है वो अवैध रूप से हुआ है, तो इसकी चर्चा, जो फाइनल डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट करेंगे और उनका निर्णय जो होगा वो लास्ट होगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 51 में है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी कि 108 के तहत राष्ट्रपति को शक्ति है कि वो ज्वाइंट मीटिंग को बुलाते हैं और उनकी जो है अधिवेशन सत्र आहूत करना उनकी शक्तियाँ हो जाती है। तो बहुत सारी शक्तियाँ, राष्ट्रपति जो होता है उनके पास बहुत शक्तियाँ हो जाती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो जो है वो समझ में, राष्ट्रपति के बारे में जो सारी चीज़ें हैं वो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। आप इसी वीडियो को एक बार 2 बार करके अगर आप देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स जो फैक्ट्स थे वो मैंने आपके सामने लाने की कोशिश की और मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।